अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं स्टेट क्राफ्ट और मैं हूं सैयद मुजम्मिल शाह। बात की जाए तहरीक इंसाफ के मौक़िफ़ की ताहयात नाअहली केस पर, तो उसमें यही कहा जा सकता है कि अब तक लगता है कि हाउस डिवाइडेड है। उसकी वजह यह है कि हामिद खान साहब ने इस फैसले का खैर मकदम किया, लेकिन शुएब शाहीन साहब इस पर तनकीद करते दिखाई दिए। इसके अलावा PTI के अंदर से भी बहुत सी ऐसी आवाज़ें उठ रही हैं जो कि तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर रही हैं। शेर अफजल मरवत साहब ये कहते हैं कि शायद पजीराई उनकी बहुत ज़्यादा है, इसीलिए मरकज़ी कमेटी जो की है वो उनको पसंद नहीं करती। साथ साथ अगर साबिक वज़ीर आज़म और उनकी अहलिया की बात की जाए तो तोशाखाना केस में उन पर फ़र्द जुर्म आज आयद होती है। साथ साथ वारंट गिरफ्तारी जारी होते हैं। 190 मिलियन पाउंड का जो केस है उसमें उनके असासे मुंजमद किए जाते हैं। साथ साथ जो द इकोनॉमिस्ट में एक कॉलम शाया होता है उसकी वो ज़िम्मेदारी लेते हैं और वो ये कहते हैं कि ये मैंने डिक्टेट करवाया था और मैं इसकी फ़ुल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्लेम करता हूँ। इंट्रा पार्टी इलेक्शन के हवाले से भी आज जो है वो एक अहम डेवलपमेंट सामने आई है। लेकिन नून लीग की पॉलिटिक्स की अगर हम बात करें तो वहाँ भी बेशक नवाज शरीफ साहब के लिए अब रास्ता खुल चुका है पॉलिटिक्स में आने का कल के फैसले के बाद से, लेकिन अब तक जो उम्मीदवारों का टिकट्स का जो ऐलान है वो अब तक सामने नहीं आया। इस पर बहुत सी डिबेट चल रही है कि क्या वजह है कि नून लीग इतना डिले कर रही है इस प्रोसेस को। अब 12 जनवरी की तारीख सामने आ रही है। नवाज शरीफ साहब की अगर हम बात करें तो बरतानवी हाई कमिश्नर से उनकी मुलाकात हुई है, उसमें क्या कुछ डिस्कस हुआ। अमरीकी सफ़ीर से बिलावल भुट्टो साहब की मुलाकात हुई है, उसका एजेंडा क्या था। ये तमाम जो हक़ाइक़ हैं इसी जानिब इशारा कर रहे हैं कि इलेक्शन की एक्टिविटी तो फॉर्मली स्टार्ट नहीं हो रही, लेकिन उससे पहले पसे पर्दा जो डिबेट है वो शायद बंद कमरों में जारी है। तो नून लीग के अंदर जो मामलात हैं जिसमें सबसे बड़ा मसला कहा यह जा रहा है कि इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी से सीट एडजस्टमेंट के बारे में है, जहांगीर तरीन साहब के अपने हलके के बारे में है, उस पर पार्टी ने कुछ फैसला किया है या नहीं किया, या उस पर कौन कौन से पार्टी के रहनुमा ऐसे हैं जिनको इख्तलाफ है कि IPP से सीट एडजस्टमेंट नहीं होनी चाहिए क्योंकि वो 23 नशिस्तों का जो एक मुतालबा कर रहे हैं, आया वो रैशनल क्लेम है भी उनका या फिर वो ओवर स्टेट कर रहे हैं अपनी पॉलिटिकल पावर को। इसी से गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। हमारे साथ मियाँ जावेद लतीफ़ साहब मौजूद हैं, नून लीग के रहनुमा हैं। मियाँ जावेद साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। आपने ये कहा कि अब तक जो है वो खान साहब की सहूलतकारी जारी है। अगर सिर्फ आज की बात कर लें तो तोशाखाना केस में फ़र्द जुर्म आयद होती है, 9 मई के वाक़यात के केस में गिरफ्तारी डल जाती है, तो सहूलतकारी तो दूर दूर तक दिखाई नहीं दे रही इन डेवलपमेंट्स में। शुक्रिया आपका मगर आपको नज़र नहीं आ रही तो वो अलग बात है। मगर मुझे ये बताएं कि 2 दिन पहले जो उसने जेल में इलेक्शन कमीशन के मेंबरान को धमकी दी और बल्कि उनके गले पड़ने लगे, तो क्या इलेक्शन कमीशन को उनके खिलाफ FIR नहीं करवानी चाहिए थी? और क्या इससे पहले भी वो इस तरह के काम कर नहीं चुके? और अगर उस वक्त रोक लिया जाता तो शायद ये आज नौबत ना आती। मैं तो ये कहूंगा कि 9-10 मई से पहले आ जाए। 9-10 मई को तो एक बहुत बड़ा उसने ऐसा काम किया जो दुश्मन भी नहीं करने की पोजीशन में। मगर उससे पहले क्या जो वो कहा करते थे कि मेरी हुकूमत जो गिराई गई है इसमें आलमी कुव्वतें शामिल हैं और मकामी लोग जो जिनका वो नाम लिया करते थे वो भी शामिल हैं। तो मैं ये पूछना हक नहीं समझता कि भाई मुझे ये बता दिया जाए कि पाकिस्तान के लिए कौन सा आपने ऐसा काम किया है जिससे पाकिस्तान मुखालिफ कुव्वतें आपकी मुखालिफ हो गई कि पाकिस्तान के अंदर इस्तेहकाम आ रहा है, पाकिस्तान के अंदर मईशत बेहतर हो रही है, पाकिस्तान की खारजा दाखिला पॉलिसी बेहतर हो गई, पाकिस्तान के लोग खुश हो रहे हैं, पाकिस्तान के अंदर इस्तेहकाम आ रहा है। तो कौन सा ऐसा कारनामा, मगर जिनसे आपसे मुराद बहुत से लोग ये जोड़ते हैं, जो तकाबली जायजा लेते हैं, जो कहते हैं कि जुल्फ़िकार भुट्टो के साथ भी ऐसा हुआ, नवाज शरीफ के साथ भी ऐसा हुआ। तो मैं ये कहूँगा कि आलमी कुव्वतें यकीनन उस वक्त इन शख्सियात के खिलाफ थीं और पाकिस्तान से भी बहुत से लोगों ने उनकी उस ख्वाहिश को पूरा किया। मगर उन्होंने तो पाकिस्तान के लिए कुछ सर्व किया। उन्होंने तो पाकिस्तान, किसी ने एटम की बुनियाद रखी, किसी ने एटमी धमाके करके पाकिस्तान के दिफा को नाकाबिले तस्कीर बनाया, किसी ने कहा कि मैं इस्लामी ब्लॉक बनाऊंगा, किसी ने पाकिस्तान को मजबूत और मुस्तहकम करने की बातें की, किसी ने CPAC दिया। ये सारी चीजें उन्होंने तो की। इसने क्या किया जिसकी वजह से ये कहता है या कोई कहता है कि तकाबली जायजा लिया जाए
कि ये भी उसी सफ में खड़ा है। यकीनन ये उस सफ में नहीं था और ना है। और जहां तक आपका कहना यह है कि जनाब सहूलतकारी कैसे हो रही है, भाई मुझे ये बताएं कि हमारे लोगों ने जब सुप्रीम कोर्ट पर, जिसको हमला कहा जाता है, जब चंद शीशे टूटे थे तो उन पर FIR भी हुई थी, उनको सजाएं भी हुई थी। क्या इमरान खान ने एक दफा, कई दफा अदालतों पे कब्जा किया? अदालतों की दरवाजे दीवारें जो हैं रात को फलांग के अंदर दाखिल हो गए और रात 12 बजे मसल्ला लोगों ने इमारत पर कब्जा कर लिया और रात को फिर अदालतें खुली भी और इनके मन मर्जी के फैसले भी आए। क्या वो अदालत पे हमला नहीं था? मगर आज तक उस पर तो कोई किसी ने लपकशाही भी नहीं की। सहूलतकारी और किसको कहते हैं? सहूलतकारी ये नहीं थी कि आज एक 9-10 मई का मुजरम है और उसके लिए आप कहें कि ये गुड टू सी यू या कहें कि ये बड़ा मासूम है। ये सहूलतकारी किस तरह होती है? आप मुझे ये बताएं कि मैं तमाम केसेस से बरी हो चुका हूं और आज तायात मेरी नाअहली भी खत्म हो गई, मगर मेरे लिए क्या किसी ने ये अल्फाज कहने मुनासिब समझे कि यार 7 साल इनके साथ बहुत जुल्म हुआ है, ये बेगुनाह थे, ये मासूम थे, मगर इनके साथ उस वक्त के लोगों ने दबाव में लाकर लोगों से फैसले लिखवाए ताकि लोगों का ज़ेहन क्लियर हो। भाई आप 9-10 मई को एक हरकत करते हो, ऐसी हरकत करते हो और फिर भी आपको मासूम कहा जाए। आप ऐसी हरकत करते हो कि पाकिस्तान की चूल्हे हिला दें और आप फिर भी बेगुनाही हैं और 7 माह हो गए हैं, अभी तक उसका फैसला नहीं आ रहा। क्या दुनिया में कहीं ऐसा होता है कि कोई रियासत पे हमला करे और उसके खिलाफ 7 माह लग जाए एक्शन हो? और निगरान वजीर आजम जो हैं, कल या परसों मैं सुन रहा था, उन्होंने कहा मुझे नहीं पता कि खान साहब का रोल था नहीं था। क्या बात है यार, आप 7 माह से वजीर आजम हैं और आपको ये पता नहीं है, आपकी एजेंसियां, आपके अदारे आपको बताने नहीं बता रहे। फिर आप ये बताएं कि 9-10 मई को वो वाकया हुआ ही नहीं है पाकिस्तान के अंदर। सबको छोड़ दें भाई, क्यों पकड़ा हुआ है किसी को? और सब, लेकिन आपको लगता नहीं है कि कोई प्राइस पे कर रही है पार्टी? उसकी वजह यह है कि लीडरशिप उस तरह से ग्राउंड पे मौजूद नहीं है, बल्ले का निशान मिलता है नहीं मिलता इसका पता नहीं है, कॉर्नर मीटिंग करना मुश्किल है, जलसों की एक्टिविटी नहीं हो सकती, तो कुछ ना कुछ प्राइस तो वो पे कर रहे हैं ना, इसको तो एक्नॉलेज करना पड़ेगा या नहीं? अच्छा, जो 2002 में, 2008 में, 2018 में हमारी जमात ने प्राइस पे की, हमने कौन सा 9-10 में किया था? हमने कौन सा पाकिस्तान की तनसीबात पर हमला किया था? हमें क्यों सजा दी गई थी 3 दफा? हमारी लीडरशिप को क्यों बाहर रखा गया था? और हमारी लीडरशिप के साथ साथ क्या हमारे से निशान जो है वो वापस नहीं लिया गया था? क्या उस वक्त किसी ने ये बात कही थी? और क्या मैं अगर ये जुर्म करता तो मेरे साथ ये सलूक होता? और क्या दुनिया को आप ये बताना चाहते हैं कि पाकिस्तान की तनसीबात पर जो हमला कर दे वो मकबूल होता है? मतलब कुछ तो फैसला कर लेना यार। आप इलेक्शन में जा रहे हैं, आप बल्ले का निशान भी दें, आप तमाम लोगों के कागज जो हैं वो मंजूर भी करें। ये भी अगर वाकये में मुलव्वस नहीं है या वाकया हुआ ही नहीं है, इसको भी छोड़ें, इसके भी इलेक्शन लड़ने की इजाजत दें। मगर अगर ये वाकया भी हुआ है और ये उसमें मुलव्वस भी है, तो फिर 25 करोड़ अवाम के आप जहन क्लियर करें इंतखाबात से पहले। सही लोगों को बताएं कि कौन मुजरम है और कौन बेगुनाह है, कौन मासूम है और किसके साथ ज्यादती हुई। चलें, ठीक है, ठीक है भाई। मियां साहब, इस पे आ जाते हैं ना, जो इलेक्शन के हवाले से अब नून लीग की स्ट्रेटजी है, बहुत सा ये इस पे आर्ग्यूमेंट हो चुका है कि डिले इसलिए आ रहा है कि शायद टिकट्स फाइनल नहीं हो पा रही। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के ऊपर पार्टी के अंदर 2 राय मौजूद है। आपकी ज़ाती राय क्या है कि इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी से कैसे डील करना चाहिए? अब कहा जा रहा है 12 जनवरी को उम्मीदवार फाइनल होंगे, ये डिले पर डिले क्यों आ रहा है? देखें, जहां तक मेरी ज़ाती राय है तो मैं तो इस्तेहकाम पार्टी के साथ इत्तेहाद या सीट एडजस्टमेंट के हक में नहीं हूँ। अच्छा। मैंने अपनी लीडरशिप को भी ये बात जब किसी ने पूछी मैंने बताया, आइंदा भी कोई पूछेगा तो मैं बताऊंगा। मेरी जाती राय में तो इनके साथ सीट एडजस्टमेंट नहीं होनी चाहिए, अपने लोगों की कुर्बानी नहीं होनी चाहिए। दूसरी बात जो आप कह रहे हैं कि लेट क्यों हो रहे हैं, देखिए मुस्लिम लीग के पास
लोग जो भी उसको कहें, मगर हमारी जमात के पास हर सीट पे 25 से 30-35 तक लोग उम्मीदवार हैं। उसकी शॉर्ट लिस्ट करते, उनको सुनते, और अगर हमारे अंदर जमहूरियत ना हो, अगर हमारे अंदर अपने लोगों को अप्रिशिएट करने का रवाज ना हो, या नवाज शरीफ अपने एसेट को, सरमाए को, जो वर्कर है उसको बुलाना चाहते तो भाई एक जेब से लिस्ट निकालते और टिकटों का अनाउंस कर देते। अगर यहाँ नहीं है मियां साहब, लेकिन देखें ना, कथा कलामी की माजरत, अगर 30 से 35 लोग आपके पास एक हल्के में वाकई हैं, तो फिर 13 सीटें आईपीपी को अगर देने का फैसला नून लीग की लीडरशिप कर लेती है, तो फिर इसमें से कौन सा क्लेम दुरुस्त है? फिर एडजस्टमेंट की बात पैदा ही क्यों होती है? सवाल खड़ा क्यों होता है? भाई अब आ जाए, जो आप बात कर रहे हैं कि यकीनन दबाव हम पे है कि उन लोगों को एडजस्ट किया जाए, और ये भी बात दुरुस्त है कि 2-4 जगहों पे हम शायद एडजस्ट कर लें। अच्छा। मगर क्या जो लोग कहते थे कि मुस्लिम लीग नून 4 साल नवाज शरीफ के बाहर रहने से तितर बितर हो गई, कमजोर होगी, तो आज आपको नजर तो आ रहा है कि नवाज शरीफ के आने से वही मुस्लिम लीग 2013 की आपको नजर आ रही है, वही 2018 की मुस्लिम लीग नजर आ रही है। सही। वही वोटर सपोर्टर, वही जानसार जो है नवाज शरीफ के, वो आपको नजर आ रहे हैं। मियां साहब, ये आपके बारे में ये गुफ्तगू की जा रही है कि हो सकता है आप भी उस फहरिस्त में शामिल हो जाएं जिसमें शाहिद खाकान अब्बासी साहब, मिफ्ता इस्माइल साहब, मोहम्मद जुबैर साहब हैं, क्योंकि आपने ये कह दिया ज़राए के मुताबिक कि 16 महीने की कारकर्दगी सबके सामने है, शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म के उम्मीदवार नहीं हो सकते, और इस पर पार्टी ने सरजनिश भी कर दिया आपकी, यहाँ तक खबरें फैल गई। सदाकत है इसमें कुछ? देखिए ना, मैंने कोई ऐसी बात कही है और ना मेरी कोई सरजनिश हुई है, ना मेरे साथ किसी ने ऐसी कोई बात की है, ना प्यार में की है, ना गुस्से में की है। अच्छा। तो ये सारी बातें इस तरह फैलाना, ये सोशल मीडिया पे आप देखें ना, रियासत मुखालिफ सोशल मीडिया पे एक बयानिया चल रहा है, और कौन चला रहा है यार? आप देखें तो सही, आप देखें कि मेरे हवाले से एक खबर चला दी गई कि वो इलेक्शन कैंपेन में थे और किसी ने हमला कर दिया। अल्लाह का शुक्र है मैं महफूज हूँ। आपके सामने वीडियो एक 7 साल पुरानी जो एक उस वाकया हुआ था वो चला दी गई। तो ये इस तरह नहीं होना चाहिए। और पीटीआई के मतलब एक खबर चला दी गई पीटीआई के लोगों ने कि मेरा फलां जो उम्मीदवार था वो पेपर फाइल करने गया तो उस पर हमला कर दिया गया बिलाल बिरक के हवाले से। और फिर उसने वजाहत भी दी कि मैं तो 2 दिन पहले मेरे साथ हादसा हो गया था, मैं उसमें जख्मी हुआ हूं, मेरे साथ ऐसा कोई। तो ये झूठ पे जो सारी कैंपेन एक सोशल मीडिया पे चल रही है, एक जमीन पे चल रही है। नहीं मियां साहब, अगर ये खबर गलत भी है तो आपकी राय 16 माह की हुकूमत पर क्या है? फिर क्या आप वाकई समझते हैं कि पार्टी के लिए कोई बहुत अच्छी डेवलपमेंट थी ये एक शॉर्ट सा इक़्तिदार जो है? मेरी यार सुन लें, बात यह है कि जो नवाज शरीफ ने पॉलिसी बनाई मईशत के हवाले से, पाकिस्तान की डेवलपमेंट के तरक्की के हवाले से, इस्तेहकाम के हवाले से, खारजा पॉलिसी के हवाले से, वो कामयाब तरीन पॉलिसियाँ थी जिसकी वजह से 2017 तक पाकिस्तान के अंदर महंगाई कंट्रोल थी, पाकिस्तान तरक्की कर रहा था। मगर जब नवाज शरीफ को एक साजिश के तहत हटाया गया, जो कि आज खुल के सामने आ गई हैं चीजें, तो फिर आया 2018 में इमरान का दौर। जो लाने वाले थे सब एक पेज पे थे, मगर नवाज शरीफ की पॉलिसियों के, मुस्बत पॉलिसियों के असरात 4 साल रहे। डूबती डूबती नैया जो थी टाइम ले गई, मगर 4 साल उन्होंने जो कुछ किया उससे जो बर्बादी हुई उसके असरात 16 माह की हुकूमत पे आए, और हम उसको उस तरह कवर ना कर पाए जिस तरह के जरूरत थी रियासत को। मगर 16 माह में जो हमारी पॉलिसियां थी उसके असरात आज आप देख रहे हैं। निगरान सेटअप में आप देख लें, महंगाई कंट्रोल है, आप देख लें डॉलर नीचे आया है। वो अलग बात है कि 16 माह में आपको वो चीजें उस तरह नजर नहीं आई जो कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का एक तुरा इम्तियाज है कि इनके आने से। मगर ये भी ज़हन में रखा जाए कि हम कौमी हुकूमत में थे,
हम मुस्लिम लीग नून की खाली हुकूमत नहीं थी वो 16 माह की। हाँ, ये बात दुरुस्त है जो मैं कहता आया हूँ, आज भी कहूंगा कि नवाज शरीफ के बगैर 2017 का पाकिस्तान हम फिर से बनाने में नाकाम रहे। उसकी वजह नवाज शरीफ नहीं थे। आज कौम भी आखिरी उम्मीद उसकी वजह, और आज वोटर सपोर्टर जो है, जो मुस्लिम लीग नून को वोट देगा, वो भी नवाज शरीफ से उम्मीद लगा के वोट देगा कि नवाज शरीफ के आने से पाकिस्तान के अंदर महंगाई। मियां साहब, ये बताइएगा, ये सेनेट में जो करारदाद सामने आती है, ठीक है, अफनानुल्लाह खान साहब कहते हैं कि ये गलत हुआ है और इस पर तनकीद भी करते हैं, लेकिन उस तरह से पार्टी का कोई स्ट्रांग बयानिया सामने नहीं आता इलेक्शन के डिले की पॉसिबिलिटी पर। कहा यह जा रहा है कि आपके फेवर में जाएगा इलेक्शन डिले होता है तो। यार पता नहीं कौन कह देता है और किसकी जुबान आप मुझे बता रहे हैं। पीपल्स पार्टी कह रही है, खुर्शीद शाह साहब ने कहा कि इसीलिए शायद आप जलसे नहीं कर रहे क्योंकि आपको पता है इलेक्शन होना ही नहीं है। देखिए, खुर्शीद शाह साहब तो संजीदा आदमी है, उनको तो ये बात नहीं कहनी चाहिए। जहां तक बिलावल साहब का तल्लक है, तो जब तक जरदारी साहब मेरे बड़े भाई हैं वो उनको संजीदा नहीं लेंगे तो मैं कैसे उनको संजीदा ले लूं। जहां तक तल्लक है इलेक्शन का, तो मैं आपको बिल्कुल दो टोक ये बात कहना चाहता हूं कि 8 फरवरी से एक दिन भी इलेक्शन आगे जाएंगे उसका नुकसान रियासत को होगा। पाकिस्तान की जमातों को बाद में होगा, रियासत को पहले नुकसान होगा। एमक्यूएम से कराची में जो मामला तय पा गए हैं नून लीग के, इस पर क्या राय है आपकी? देखें, बात यह है कि सिंध में कई सालों से, बल्कि 15 सालों से मुस्लिम लीग नून ने उस तरह तवज्जो नहीं दी जिस तरह तंजीम साजी पे हम बाकी सूबों में तवज्जो देते रहे। उसकी भी एक वजह थी कि जब नेशनल जमातों को तोड़ के कमज़ोर किया जा रहा था, और पीपल्स पार्टी भी एक नेशनल जमात है, उसको सिंध तक महदूद किया जा रहा था या महदूद करने होने पर मजबूर किया जा रहा था, तो मुस्लिम लीग की क़यादत ने उनको कंफर्टेबल जोन में रखने के लिए अपनी तरफ से सपोर्ट दी थी ताकि नेशनल जमात रहे। अब देखें, आज तो सबके लिए हालात एक जैसे हैं, तो हम जो 15 साल इग्नोर हुआ है मुस्लिम लीग ने किया है अपनी तरफ से सिंध को, आज हम सिंध को इग्नोर करना अफोर्ड नहीं करते, क्योंकि 15 साल से वहां के रहने वाले जो हैं वो चीखो पुकार कर रहे हैं कि हमें किस तरह और किन के हाथों छोड़ा हुआ है। तो लिहाजा हमें सीट एडजस्टमेंट सिंध के अंदर भी और कराची में करना एक हमारी ज़रूरत है। बहुत बहुत शुक्रिया। मियां जावेद लतीफ़ साहब हमारे साथ मौजूद थे और कहना उनका यही था कि टीम जो है वो नवाज़ शरीफ साहब की है, फ़ैसला नवाज़ शरीफ करेंगे, और 2013 की जो नवाज़ शरीफ साहब की पॉलिसीज़ थी उसी की बदौलत हम इलेक्शन में एक बयानिया लेकर जाएंगे। अदरवाइज़ जो 16 माह की हुकूमत का उन्होंने जिक्र किया, उन्होंने ये कहा कि वो आइडियल इसलिए नहीं रही कि जब से 2018 में PTI की हुकूमत आई तो उसके जो इम्प्लिकेशंस थे वो उस पर पड़ना शुरू हो गए। एक ब्रेक शामिल करते हैं, ब्रेक के बाद तहरीक-ए-इंसाफ की मुश्किलात की बात करेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन। जैसे पहले हमने गुफ्तगू की कि तहरीक-ए-इंसाफ के लिए और उनकी लीडरशिप के लिए, उनकी फॉर्मर लीडरशिप के लिए मसाइल आज बढ़ते हुए दिखाई दिए, क्योंकि अगर हम बात करें तोशाखाना केस की तो फ़र्द जुर्म आयद होती है। GHQ हमला केस जो था उसमें आज गिरफ्तारी ज़ाहिर की गई एक्स चेयरमैन PTI की, और साथ साथ असासे मुंजमद भी किए गए हैं उन तमाम शरीक मुल्ज़मान के जो कि 190 मिलियन पाउंड का केस यानी कि अलकादिर ट्रस्ट केस में नामज़द हैं। तो इस सारी सूरत हाल में PTI का ये क्लेम करना कि ये लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है, क्या ये क्लेम जेन्युइन है या फिर जो केसेस जिन्होंने अपना रास्ता लेना था, क्योंकि अगर 9 मई के वाक़यात होते हैं या फिर अलकादिर ट्रस्ट केस खुलता है तो उसमें नाम तहरीक-ए-इंसाफ के सामने आते हैं, उनके मेंबर्स के सामने आते हैं, आया ये नेचुरल कोर्स था या फिर लेवल प्लेइंग फील्ड के हवाले से जो तहफ़्फ़ुज़ात PTI के हैं जिनको कोर्ट में जाके उस तरह से असर्ट नहीं कर पाई PTI की लीगल टीम, कितनी सदाकत है इसमें, इसी से आगाज़ करते हैं। हमारे साथ हुमायूं मोहम्मद साहब मौजूद हैं, तहरीक-ए-इंसाफ के रहनुमा हैं। हुमायूं साहब, ये बताइएगा, आज की तारीख की अगर हम बात करें तो तोशाखाना केस पर बानी चेयरमैन तहरीक-ए-इंसाफ के ख़िलाफ़ फ़र्द जुर्म आयद होती है, इसके अलावा 9 मई केस में भी गिरफ्तारी डाली गई है। क्या लगता है आपको कि इन केसेस को तो अपना रास्ता लेना था? आपके कुछ लोग ये कहते हैं कि ये भी लेवल प्लेइंग फील्ड ना मिलने का एक सबूत है, ये किस तरह से हो सकता है?
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, इस तरह है कि लेवल प्लेइंग फील्ड के लिए अगर आप उस लिहाज से, उस रेफरेंस से बात करें, तो ये जितने भी केसेस हैं ये उसूलन खुली कचहरी में होने चाहिए, नॉर्मल कोर्ट्स में होने चाहिए। इनको जेल ट्रायल नहीं होना चाहिए। और अगर जेल ट्रायल जस्ट बिकॉज ये गवर्नमेंट इतनी नाअहल और नालायक है कि ये किसी एक शख्स को वो नहीं दे सकती, तहफ़्फ़ुज़ नहीं दे सकती, तो फिर उसके लिहाज से ये है कि आप कम से कम कोर्ट के अंदर जो केसेस होते हैं उनमें ओपन कोर्ट केस करें, ताकि जो लोग वहां पे जाके सुन सके वो भी कर ले। अभी ये जो सुनने में आ रहा है कि जब ये तोशाखाना का केस था तो वकीलों को बाहर निकाल दिया और पीछे से उन लोगों ने फर्द जुर्म आयद कर दी। और फर्द जुर्म किस बात की है? ये सारी चीजें नॉर्मली इसी तरीके से ही होती हैं, जो जितना मुझे इल्म है कि आपको जब तोहफा मिलता है आप उसको तोहफे को फिजिकली जमा नहीं कराते हो। अगर आप वो रखना चाहते हो, आप वो उनको बता दे होते हो कि ये तोहफा मैं रखना चाहता हूँ और ये वो है, वो उसकी इवैल्यूएशन करके आपको बता देते हैं इसकी कीमत क्या है। आप उसको वो अपने पास रख लेते हो और वो कीमत जमा करा लेते हो। दैट इज हाउ इट इज डन एंड दैट इज हाउ इट शुड बी डन। अगर आपने रखना है तो वो कर ले, उसको फिजिकली जमा करा के फिर फिजिकली निकालना, उसकी मतलब उसकी एक टेक्निकली कोई सेंस नहीं बनती अगर मैं तोहफा रखना चाहता हूँ। लेकिन जो इंपॉर्टेंट चीज है, जिस चीज पे मुझे समझ नहीं आ रही कि हम लोगों की अदालतें या हम लोगों का इंसाफ या हम लोगों का लेवल प्लेइंग फील्ड का है, जिन लोगों ने वो तोहफे जैसे गाड़ियां हैं जो कि अलाउड ही नहीं है, जो मियां नवाज शरीफ ने, जो आसिफ अली जरदारी ने, जो मरियम नवाज, और मरियम नवाज ने तो मतलब ऑन व्हाट बेसिस, वो तो उसके पास तो कोई ओहदा भी नहीं था, तो किस बेसिस पे इन तीन लोगों ने गाड़ियां निकाली है, उसके ऊपर कोई केस नहीं है। ये सारी चीजें जिस तरीके से चल रही हैं उससे तो हमें यही लग रहा है कि ये वन साइडेड अफेयर है। लेकिन हुमायूं साहब, इसी तोशा खाना पर जब इलेक्शन कमीशन नायल करता है खान साहब को और आर्टिकल 62-63 की बात की जाती है, तो उधर तहरीक इंसाफ को उससे इख्तलाफ था, लेकिन कल जब ताहयात नाअहली ख़त्म होती है तो उससे भी इख्तलाफ था। तो इस पर स्टैंड पॉइंट क्या है पीटीआई का? देखिए, दो चीजें हैं। तोशा खाना का जो केस था, वो जो जैसे मैंने अभी बताया, उसके ऊपर केस बनता नहीं है। आप बना के वो करना चाह रहे हो, वो आप जुल्म जरूर करो, आपका पूरा हुमायूं साहब, यही तो मसला है ना, आपके खिलाफ अगर ये आर्म ट्विस्टिंग से इस आर्टिकल का इस्तेमाल हो सकता है, किसी और के खिलाफ भी हो सकता है। सर बोल लेने देना, मुझे बोल लेने दे। मैं तो पहले तोशाखाना की आपने दोनों का रेफरेंस दिया, मैं पहले तोशाखाना की बात कर रहा हूँ कि वो तो केस बनता नहीं है, वो कर रहे हैं, लेकिन खैर कोई बात नहीं है। अब रही बात जो आपने कहा है कि 62 जो 1F के लिहाज से जो है उसके ऊपर, देखिए उसका मैं हर एक ये समझता है, जितने भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं या जितने भी पॉलिटिशियंस हैं, वो समझते हैं कि जो ताहयात नाअहली होती है वो उसूलन होनी नहीं चाहिए, एक बात। लेकिन अगर फर्ज करें किसी वजह से हो गई है और अगर ये इब्हाम है उस शिक के अंदर जो आर्टिकल 21F के अंदर है कि उसमें जो टाइम है वो मुकर्रर नहीं किया हुआ और उसकी इंटरप्रिटेशन कुछ भी हो सकती है, तो उसको ठीक करने के लिए आपको 2/3 मेजॉरिटी के लिहाज से उसके अंदर चेंजेस ले आए और उसे कहे कि यार इसका ये चीज है, वो कर ले, ठीक है। लेकिन जिस तरीके से किया जा रहा है, एक शख्स को बुला के उसको सेफ राहदारी करके, ये वही शख्स है जिसके बारे में इस्लामाबाद हाई कोर्ट कह चुका है कि इन्होंने अपना हक खो दिया है, जब तक ये जेल में नहीं जाएंगे, सरेंडर नहीं करेंगे, इनको सुना नहीं जाएगा। लेकिन उनको राहदारी भी दे दी। फिर जिस तरीके से उनको कहा गया, अच्छा मजे की बात ये, एक कमेंट आया था कि इस्लाम में जो इस किस्म की चीज ताहयात नाअहली जो है ना, वो इस्लाम भी इजाजत नहीं देता। मैं आपको रफली एक बताता हूँ कि अगर किसी के ऊपर कोई केस हो जाए और इस किस्म की चीज हो जाए, वो प्रूफ हो जाए, उसकी माफी हो जाती है, लेकिन उस बंदे की जिसने झूठ बोला हो या इस किस्म की बात हो, उसकी गवाही खत्म कर दी जाती है।
उसको दोबारा गवाही के तौर पे उसकी गवाही को नहीं माना जाता है क्योंकि वो झूठा डिक्लेयर होता है। ये हुमायूं साहब, तो ये आपका जाती ख्याल है या तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ है? क्योंकि कल शुएब शाहीन साहब हमारे प्रोग्राम में मौजूद थे, वो कह रहे थे कि ये बिल्कुल गलत हुआ है, आप चोरी करें 5 साल बाद वापस आ जाएं, नहीं होना चाहिए। इसके अलावा हामिद खान साहब कहते हैं कि प्रिंसिपल ही बिल्कुल ठीक हुआ है, इसमें कोई दो राय ही नहीं है कि ये ख़त्म होना चाहिए। तो PTI का स्टैंड पॉइंट हाउस डिवाइडेड दिखाई देता है इस इशू के ऊपर। देखिए इस पे जनरली इसमें अगर आप ये समझे कि पीटीआई के एज अ पॉलिसी क्या है, पीटीआई की मेरे ख्याल में पॉलिसी ये होनी चाहिए, ये मेरी नहीं है, मैं विश करता हूँ ये पॉलिसी होनी चाहिए कि जो लोग बाज बड़ी इंपॉर्टेंट पोजीशंस होती है, जैसे प्राइम मिनिस्टर हो गया, जैसे चीफ जस्टिस हो गया, जैसे प्रेसिडेंट हो गया, जैसे चेयरमैन सेनेट हो गया, जैसे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हो गए, जैसे ये चंद एक बहुत इंपॉर्टेंट पोजीशंस होती हैं। अच्छा, इन जगहों पे जिन लोगों को आपने रखना होगा, अगर वो किसी इस किस्म की चीज के बारे में उन्होंने सही मानों में, मतलब एक पॉलिटिकल केस होता है, एक लिटरली केस होता है कि वो उसमें होता है कि इन लोगों ने ये किया, तो मेरे ख्याल में उनको दोबारा इलेक्शंस लड़ने की इजाजत नहीं होनी चाहिए। ये कोई तरीका, अच्छा, अगर ये PTI के किसी मेंबर के खिलाफ जाए तब भी नहीं? देखिए, अब मैं किसी मेंबर की बात नहीं करूंगा, मैं समझता हूं कि ये उन पोजीशंस के साथ ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। हुमायूं मोहम्मद साहब हमारे साथ मौजूद थे। उनका कहना यही था कि पार्टी के अंदर से अगर इस तरह की आवाज़ें उठती हैं जो लीडरशिप पे तनकीद भी कर रही हों तो उसको बर्दाश्त करना चाहिए, और इसके साथ साथ ताहयात नाअहली को इन प्रिंसिपल उन्होंने भी गलत कहा, लेकिन साथ ये भी कहा कि अगर किसी शख्स को राहदारी दिलवाई गई है, इसका फ़ायदा दिलवाया गया है, तो सिर्फ एक पर्सन स्पेसिफिक फ़ायदा इस लेजिस्लेशन का नहीं होना चाहिए। एक ब्रेक शामिल करते हैं प्रोग्राम में, ब्रेक के बाद डिस्कशन को कंटिन्यू करेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाजरीन। पाकिस्तान के इंतखाबात के कॉन्टेक्स्ट में हमेशा से बरतानिया और अमेरिका की इनपुट को तजिया निगारों की राय में बड़ा अहमियत की हामिल कहा जाता है, और उनकी इनपुट को ये कहा जाता है कि इससे अंदाज़ा हो सकता है कि जिससे वो इंगेज कर रहे हैं शायद वही डार्क हॉर्स है। हमने ये देखा कि बरतानवी हाई कमिश्नर नवाज शरीफ साहब से मुलाकात करते हैं, अमरीकी सफ़ीर की बिलावल भुट्टो साहब से मुलाकात होती है। इसमें अलामिया यही सामने आता है कि साफ शफाफ इंतखाबात की अहमियत पर बात हो रही है, लेकिन आया ये गुफ्तगू सिर्फ इतनी ही है या इसके अलावा भी कोई बात हुई? इसके अलावा इस्लामाबाद के अंदर जो ओपिनियन बानी चेयरमैन तहरीक इंसाफ के हवाले से जो उन पर फ़र्द जुर्म आयद होती है, गिरफ़्तारी डलती है, इसके हवाले से जो बात की जा रही है वो लेवल प्लेइंग फील्ड से मुतल्लिक भी है। वो इस बारे में भी है कि जो डायरेक्शन वो देते हैं पार्टी टिकट किसको मिलना चाहिए, उस तरह से वो इम्प्लीमेंट नहीं होती पार्टी की नई लीडरशिप के अंदर। तो ये तमाम मौज़ूआत जिसकी हम गुफ्तगू इस हवाले से सुनते भी हैं, इस पर हम बात करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं मतीउल्लाह जान साहब, सीनियर सहाफ़ी हैं, तजिया निगार हैं। मतीउल्लाह साहब, ये बताइएगा, कल जो तायात नाअहली पर फैसला आया है सुप्रीम कोर्ट से, PTI की उस पर लैक ऑफ क्लैरिटी लगती है आपको? हामिद खान साहब कुछ कह रहे हैं, शुएब शाहीन साहब कुछ कह रहे हैं, आपको लगता है क्लियर नहीं है उनकी लाइन इस पर? क्योंकि कोई कह रहा है कि टाइमिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है इसकी, और कोई ये कहता है कि इन प्रिंसिपल ठीक फैसला हुआ है। PTI और जो नून लीग है, इनकी सियासत है, और उन्होंने अवाम के सामने जो अभी तक बयानिया बनाया है, उस बयानिए की बुनियाद पे कल वाले फैसले को इन्होंने देखना है। अब जाहिर बात है, हम PTI की तरफ से ये तवक्को तो नहीं कर सकते, खासतौर पे एडवोकेट शुएब शाहीन की तरफ से या उनके कुछ साथी वकला की तरफ से, कि वो ये कहें कि वो बहुत अच्छा फैसला है, क्योंकि उन्होंने अभी तक जो बयानिया बनाया था वो यही था कि नवाज शरीफ का जो अकामा का मामला था, पनामा का मामला था, ये करप्शन के नतीजे में ये केसेस बने थे, और उनको जो सजा मिली थी, उनको जो नाअहली हुई थी, वो सब कुछ ठीक था। मगर अब हम देख रहे हैं कि वो पनामा के भी तमाम केसेस खत्म हो गए, और कल 62(1) का जो फैसला आया, उसके बाद जो अकामा की ताहयात नाअहली थी, न सिर्फ ये कि वो नाअहली खत्म हो गई, बल्कि वो अकामा का फैसला भी वो गैर मौसर हो गया। फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि 62(1) के तहत, और खासतौर पे 184(3) के तहत जो सुमोटा अख्तियारात थे सुप्रीम कोर्ट के, सुप्रीम कोर्ट जो है वो कोई भी ऐसी डिक्लेरेशन जारी नहीं कर सकती कि जिसके तहत आप किसी भी सियासतदान को या किसी भी शहरी को नाअहल कर सके, बराह रास्त नाअहल कर सके, क्योंकि ये नाअहली सिर्फ कोर्ट ऑफ लॉ यानी नीचे ट्रायल कोर्ट की तरफ से हो सकती है, और फिर अपीलों के दौरान उसको चैलेंज किया जा सकता है। तो ऑब्वियसली इस तरह के फैसले के बाद अब PTI ने जो इतने अरसे से एक बयानिया बनाया था,
उसके बरअक्स वो ये तो नहीं कह सकते कि ये फैसला बहुत जबरदस्त है। नहीं, वैसे एडवोकेट हामिद खान एक एक्सेप्शनल केस है, वो सिर्फ जी एडवोकेट हामिद खान वो एक एक्सेप्शनल केस है, क्योंकि वो सिर्फ एडवोकेट या सिर्फ पीटीआई के वकील नहीं है, वो उनकी एक सियासी सोच भी है। वो अपने पीटीआई के आम वकला से एक मुख्तलिफ सोच रखते हैं। वो पॉलिटिकल प्रोसेस, जमहूरियत और आइन की बालादस्ती के ऊपर वो यकीन रखते हैं, और कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री के ऊपर उनकी रिसर्च भी है, उन्होंने किताब भी लिखी है। तो मेरे ख्याल में ये आम पीटीआई के वकील नहीं हैं, तो इसीलिए वो इस बात को समझते हैं कि किस तरीके से माजी में भी अदलिया को, हमारे सुप्रीम कोर्ट को इस्तेमाल किया गया सियासी इंजीनियरिंग के लिए, और सुप्रीम कोर्ट जो है वो जुडिशल इंजीनियरिंग करती भी रही है माजी में। तो इसलिए वो दुरुस्त तौर पे, बजा तौर पे समझते हैं कि 62(1)F के तहत जो ताहयात नाअहली वाला फैसला था वो गलत था, और नवाज शरीफ को गलत तौर पे नाअहल किया गया था। मतीउल्लाह साहब, हामिद खान साहब, आप काफ़ी लंबे अरसे से कोर्ट रिपोर्टिंग भी करते रहे हैं, ये ऐसा क्यों होता है कि 5-6 साल के गैप से अदालतें अपनी ही प्रीवियस अदालतों के खिलाफ फैसले देती हैं? क्योंकि 2017-18 में जब इन केसेस की बाज़गश्त थी तो जस्टिस उमर अताब बंदयाल साहब ने गालिबन ये फ़ैसला पढ़ के सुनाया था, साकिब निसार साहब ने भी इसके हक़ में बहुत सी बातें की थी, और आसमा जहांगीर साहिबा मुझे याद है पेश हुई थी इस केस में। उन्होंने ये आर्ग्यू किया था कि 5 साल होनी चाहिए नाअहली। आज आकर वही कोर्ट्स ये बता रही हैं कि ये गलत हुआ है। कभी कॉन्स्टिट्यूशन को रीराइट कर देते हैं, कभी रिवर्सल हो जाता है अपने दिए फैसलों का। तो ये तो ख़त्म नहीं हो रहा, ये लूप लगता है एक। देखिए, हमारे अदालती फैसलों में जो एक अदम तवाज़ुन है और तज़ाद है, और जैसा आप कह रहे हैं कि यू टर्न लिया जाता है हर 5-6 साल बाद, इसकी वजह यह है कि जो हमारे मुल्क में सबसे ताकतवर सियासी जमात है वो यू टर्न लेती रहती है। तो जब वो यू टर्न लेती है तो उसके साथ सारे इदारों को यू टर्न लेना पड़ता है। मैं जिस सियासी जमात की बात कर रहा हूँ उसका कोई झंडा नहीं है, उसका बल्कि सिर्फ डंडा होता है। वो बगैर झंडे के डंडा लहराते हैं। तो इस वजह से हर 4-5 साल बाद जब उनकी पॉलिसी बदलती है, जिसको हम एस्टैब्लिशमेंट कहते हैं, तो हमारे जजों की पॉलिसी भी बदल जाती हैं। और ये बड़ी बदकिस्मती की बात है। यही वजह है कि 5-6 साल पहले एस्टैब्लिशमेंट, जब जनरल बाजवा और जनरल फैज पर मुश्तमिल एस्टैब्लिशमेंट थी, उसकी जो पॉलिसी थी, जो उस वक्त पनामा बेंच के इन 5 जजों ने, जिनमें से एक लास्ट ऑफ द डायनासोर जो है वो अभी भी सुप्रीम कोर्ट में, जस्टिस एजाजुल हसन, तो उन्होंने उस वक्त कुछ और फैसला दिया था, और आज वो सब रिटायर हो चुके हैं। और उनके रिएक्शन, उसके रद्द अमल के तौर पे अब जो सुप्रीम कोर्ट है वो दुरुस्त कर रही है, तारीख का रिकॉर्ड दुरुस्त कर रही है, सियासी और जमहूरी अमल को मजबूत करने की कोशिश कर रही है। बहुत सारी इनकलाबी तब्दीलियां हम सुप्रीम कोर्ट में देख रहे हैं। चीफ जस्टिस के अख्तियारात जो हैं वो 3 रुकनी कमेटी को चले गए हैं। सुमोट अख्तियारात का जो इस्तेमाल है उसके ऊपर भी एक वाज़ेह पॉलिसी अब सामने आती जा रही है। बेंचों की तश्कील का मामला हो या जो बराह रास्त नशियात का मामला हो, तो शफाफियत बढ़ती जा रही है। अख्तियारात जो है फर्द वाहिद में तफवीज अब नहीं रहे। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि ये एक बहुत ही अच्छी खबर है। लेकिन मतीउल्लाह साहब, ये सारे जो आपने बताया कि किसी हद तक एक रिफॉर्म की सी कैफियत है, ये क्या सिर्फ जस्टिस काजी फायज ईसा साहब के होते हुए बरकरार रहेगी या उसके बाद भी रहेगी? ये कोई इदारा जाती रिफॉर्म है या पर्सनैलिटी ड्रिवन है? ये भी देखिए, ये जो रिफॉर्म है ये पार्लियामेंट की कानून साजी के जरिए, इसकी बुनियाद पार्लियामेंट की कानून साजी है, जिसको हम प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट कहते हैं। जी जी। तो इसमें मैं नहीं समझता कि आप अगर जस्टिस एजाजुल हसन चीफ जस्टिस अगर बन भी जाते हैं तो वो कोई इसमें फौरी तौर पे तब्दीली कर सकते हैं, क्योंकि पार्लियामेंट का कानून है और फिर सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में इस कानून को तस्लीम किया है। तो उसके बाद जो दूसरे मामलात हैं, सू मोटो के जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट में आप वाजे कर दिए गए हैं, तो वो सू मोटो लेने के अख्तियारात भी अब मशरूत हो चुके हैं 3 रुकनी कमेटी के साथ। इलेक्शन के हवाले से जी, आसान नहीं होगा इस रिफॉर्म्स को रिवर्स करना। अच्छा, इलेक्शंस के हवाले से अगर यकीनी तौर पे काजी फायज ईसा के लिए ये एक बहुत बड़ा चैलेंज होगा। सही। और अब देखें ये चैलेंज कैसे मीट करते हैं। 9 महीने का वक्त तो रह गया इनके पास। ठीक है, इलेक्शंस के हवाले से अगर हम बात करें तो मतलब ये अफवाहें जो गर्दिश करती हैं कि इलेक्शन कमीशन में से कुछ लोग इस्तीफा दे देंगे या दे दिया है, ये मीनिंगफुल हैं, ये सिर्फ अफवाहें नहीं हैं? जी हाँ, मुझे ये लगता है कि देखें, अगर 8 फरवरी को इलेक्शन होने भी हुए तो कम से कम 8 फरवरी तक लोग जो है डाउट में ही रहेंगे। अच्छा। और ना तो पॉलिटिकल पार्टीज रैलीज कर सकेंगे, और फिर उसके साथ जो अमन अमान की सूरत हाल आप देख रहे हैं
इस सिचुएशन के अंदर तो ऑब्वियसली बड़ा मुश्किल हो जाएगा बड़ी जमातों के लिए पंजाब में या दूसरे सूबों में बड़ी रैलीज करना अपने इलेक्शन कैंपेन के लिए। तो अगर 8 फरवरी को जो भी इलेक्शन हुए तो फिर आपको पता है लोगों के लिए मुश्किल हो जाएगा ये डिटरमिन करना कि जो इलेक्शन के नतायज हैं क्या वो दुरुस्त है या नहीं, चाहे वो जो भी जैसे भी हो, चाहे वो फेयर हो अनफेयर हो, लेकिन लोगों को मानना पड़ेगा क्योंकि रैलीज तो हुई नहीं, जलसे जुलूस तो हुए नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया। मतीउल्लाह जान साहब हमारे साथ मौजूद थे और उनका कहना यही था कि ये जो मुलाकातें हैं ये रूटीन की हैं, इसीलिए कि इलेक्शन से पहले की सूरत हाल को इंटरनेशनल कंट्रीज़ भी असेस करते हैं। एक ब्रेक शामिल करते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन। आज प्रोग्राम में हमने तहरीक-ए-इंसाफ के जो लीडरशिप के मसाइल हैं, जिसमें देखा यह जा रहा है कि एक ही पार्टी की लीडरशिप के तज़ादात हैं बयानात में, चाहे वो नाअहली केस से मुतल्लिक हो या टिकट्स की तकसीम के हवाले से हो, इस पर हमने गुफ्तगू की। और साथ नून लीग के हवाले से हमने गुफ्तगू की कि अब तक क्या वजह है कि उनके उम्मीदवारान टिकट होल्डर्स फाइनल नहीं हो पा रहे। लेकिन कल की अगर हम बात करें तो तमाम नज़रें जो हैं वो तहरीक-ए-इंसाफ के बल्ले के निशान पर हैं। उसकी वजह यह है कि PTI का मुस्तकबिल अगले इंतखाबात में इस निशान से इसलिए जुड़ा है कि अगर एक कॉमन सिंबल नहीं मिलता PTI के उम्मीदवारान को तो हर हलके के अंदर जो सूरत हाल होगी उसका शायद फ़ायदा सिर्फ PTI के मुखालिफिन को हो और उसका नुकसान सिर्फ तहरीक-ए-इंसाफ को हो सकता है। उसकी वजह यह है कि यह भी पॉसिबिलिटी ज़ाहिर की जा रही है कि बहुत से उम्मीदवार एक हलके में सामने आ सकते हैं, ये क्लेम कर सकते हैं कि PTI के उम्मीदवार हमें वोट दिया जाए, क्योंकि जब कॉमन सिंबल नहीं होगा तो उसके बाद आवाम का ये तयन करना कि कौन PTI का उम्मीदवार है बहुत बड़ा चैलेंज बन जाएगा। तो इसके लिए तमाम नज़रें कल सुप्रीम कोर्ट में इसाम केस की समाअत पर हैं। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।